हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे सब बढ़िया है, शानदार है और जम के तैयारी चल रही है पूरे पूरे एग्जामिशन से ऊपर नंबर लाने की। तो उसी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। और अब तक जो हाउस प्रॉपर्टी मैं करा चुका हूँ, उम्मीद है पूरा का पूरा घुटना फिट हो चुका होगा। तो देखते हैं क्या आपके लिए मैं लेके आया हूँ, आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सर 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 क्या बात कही, मजा आएगा सर। अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है और केस लगते हैं 23(2)A और 23(2)B, राइट। तो क्या होता है सर, जो डिफरेंस मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं उस पर फोकस करेंगे। ठीक है सर, जीएवी निकलती है, म्युनिसिपल टैक्सेस निकलती है, ये दोनों निकालने का कोई जोल नहीं होता नालायक। और एनएवी ही क्या होती है, हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो एनएवी ही नील होती है। ये ही सबसे खतरनाक बात है सर, हम सीख चुके हैं, राइट। तो यहाँ डैश लगा देंगे, यहाँ डैश लगा देंगे, सीधा एनएवी नील रखेंगे। जब रिडक्शन आती है तो 30% ऑफ एनएवी, पहली रिडक्शन क्या है सर, 30% ऑफ एनएवी। एनएवी की 30% रिडक्शन 0/सन्नाटा ही होगी, तो सर ये भी निल हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, हाँ जी, मैंने अगर बैंक से लोन ले रखा है, तो बहुत डिटेल में मैंने तुम्हें बात समझा दी है। तो क्योंकि मेरा वो खर्चा है और मैं इंटरेस्ट को डिडक्ट करना चाहता हूं, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला ले ले भाई, ले ले रिडक्शन, ले ले इंटरेस्ट की, रो मत, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो होशियार सिंह ने प्लानिंग करी, जिसकी वजह से आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड में आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर इंटरेस्ट निल है तो आंसर आएगा नेगेटिव, नेगेटिव की जगह 0, राइट सर। ये राइट। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें सीखने वाली है वो ये है सर, इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन जब भी हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, तो हमारे सामने लिमिट आएगी, और वो लिमिट क्या है, इंटरेस्ट कैलकुलेटेड, है ना। क्या लिमिट है मुन्ना, इंटरेस्ट कैलकुलेटेड। और 2 लाख रुपए अगर कंस्ट्रक्शन के लिए है, ठीक है, 30,000 रुपए अगर रिपेयर वगैरह के लिए है, और मैक्स दोनों की मिला के, सबके बैंक के लोन मिला के, सारी इंटरेस्ट मिला के मैक्सिमम 2 लाख ही जाएंगे, विच एवर इज लेस, राइट। अब अगर इसकी तरफ देखें तो सर यहाँ जीएवी आएगी, यहाँ हमने डैश लगाया था क्योंकि वहां जीएवी नहीं थी, यहाँ जीएवी निकलेगी, म्युनिसिपल टैक्स भी निकलेगा मुन्ना यहाँ, राइट। और साथ की साथ यहाँ एनएवी भी आएगी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आएगी। डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी सर, 30% ऑफ एनएवी, एनएवी का 30%, यहाँ जी हाँ सर वैल्यू आएगी। और इंटरेस्ट अगर ले रखा होगा, हाउस लोन अगर ले रखा होगा तो इंटरेस्ट भी आएगा। आंसर यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन सर यहाँ देखना क्या है, यहाँ देखना यह है कि इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन की क्या कोई लिमिट है 2 लाख की मैक्सिमम, ना मुन्ना ना, यहाँ कोई लिमिट नहीं है। विदाउट लिमिट तो क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट आप यहां घटा सकते हैं विदाउट एनी लिमिट। यानी इंटरेस्ट लाख रुपए का हो, 10 लाख रुपए का, करोड़ों रुपए का हो, करोड़ों रुपए का, तो भी आप यहां घटा सकते हैं, इसलिए इनफाइनाइट का निशान बना दिया। अब सर ये वाला केस कौन सा था, लेट आउट, यानी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो आप समझ चुके हैं फॉर्मेट कैसे बनेगा। लेट आउट के कोई सा भी केस हो, 23(1)A हो, 23(1)B, एक साथ 23(1)C, वैकेंसी 23(3) है ना, घर जाओ और 3 घंटे सो लो, यही हमारे केस है, राइट। तो इन सब में ये वाला फॉर्मेट बनाना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो राइट ये वाला फॉर्मेट बना के चलेंगे। सर डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस, एनएवी सेल्फ ऑक्यूपाइड में निल, यहां पे एनएवी आएगी, ठीक है। जब मैं इंटरेस्ट की बात करूंगा तो यहाँ इंटरेस्ट की लिमिट है, इंटरेस्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैसे भी लोन हो, विच एवर इज लेस। और यहाँ इंटरेस्ट की बात करूंगा तो इंटरेस्ट की कोई लिमिट नहीं है, विदाउट एनी लिमिट। तो मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी, क्योंकि दोनों में गहरा अंतर भी अब आप समझ चुके हैं कि क्या अंतर है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में और क्या अंतर है लेट आउट प्रॉपर्टी में। सर पहला अंतर ये रहा, एनएवी का यहाँ निल है और यहाँ एनएवी आएगी। दूसरा अंतर ये रहा, बहुत ही खतरनाक सर, यहां पर सेल्फ ऑक्यूपाइड में हमें हमेशा इंटरेस्ट की लिमिट लगा के चलनी है, लेट आउट में इंटरेस्ट की कोई लिमिट हमें नहीं लगानी। तो ये 2 डिफरेंस बहुत शानदार तरीके से नोट करके चलेंगे। सर मजा आ गया, बोलो जल्दी, मजा आ गया सर मजा आ गया, समझ चुके हैं क्या कहानी है। अब मुद्दे की बात आती है, सर हमने सब कुछ सीखा, हमने ऊपर से लेके सारी चीजें सीख ली, राइट। हमने सीख लिया सर जीएवी कैसे निकलती है, हमने सीख लिया सर म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर का क्या मामला है, ठीक है।
हमने एनएवी तक भी सीख लिया सर। आज हमारा जो मुद्दा है वो है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, राइट, और डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। आज हमें ये सीखना है सर, हाउस प्रॉपर्टी खल्लास, ठीक है ना। छोटा सा टॉपिक है मुन्ना और बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर। जब हम बात करते हैं पहले पॉइंट की, जब हम लिखते हैं सर कि ये 30% डिडक्शन जो है स्टैंडर्ड, ये फ्लैट 30% डिडक्शन जो है, ये क्या मामला है। अब भैया मैं मकान मालिक हूं या बाबू भैया मकान मालिक हैं, तो बाबू भैया कह रहे हैं देवा रे देवा, देवा रे देवा, मैंने घर की मेंटेनेंस में, है ना, रिपेयर में, छोटी मोटी टूट फूट, है ना, खर्चा किया। सालाना मेरा खर्चा होता है। हैप्पी दिवाली आती है, हैप्पी दिवाली, तो भैया हैप्पी दिवाली पे मैं घर में बहुत बढ़िया एशियन पेंट कराता हूँ, आओ रंगे दीवारों को, है कि नहीं बात, बढ़िया तरीके से सर। इसके अलावा छोटे मोटे मेंटेनेंस मुझे करनी पड़ती है भैया, है ना। अब अगर तुम देखो ये वाली बात, ये तो बहुत गहरा है। हाँ, तो नीचे जाकर नहाने का जरूरत नहीं है, बाल्टी से पानी बाहर निकालो कर इधर नहाने का। आजा संडास दिखा तो। ये कितनी बार बोला कि दरवाजा पकड़ के बैठ या गाना गा। तुमको गाना गाना आता है? नहीं। तो सीखना पड़ेगा। अगर सुबह सुबह संडास जाना है तो सिंगर बनना पड़ेगा, नहीं तो 2 किलोमीटर दूर रेलवे की पटरी पे। क्यों? अंदर कड़ी नहीं है रे, और पहले तो दरवाजा भी नहीं था। काय रे? वो बाथरूम में कड़ी क्यों नहीं लगाते हो आप? अरे वो क्या खजाना है कि कड़ी और ताला लगाऊं? अरे काय रे? वो बाथरूम में कड़ी क्यों नहीं लगाते हो आप? अरे वो क्या खजाना है कि कड़ी और ताला लगाऊं? अरे वो क्या खजाना है कि कड़ी और ताला लगाऊं? अरे बाबू भैया उसमें कड़ी क्यों नहीं लगवाते हो? अरे वो का खजाना है रे, तो उसमें कड़ी लगवाऊंगा मैं, है कि नहीं बात। बाबू भैया भैया कह रहे खजाना थोड़ी है, लेकिन फिर भी शाम अक्सर दोनों लड़ मरे कि भैया कड़ी लगवाओ, कड़ी कड़ी उसमें मतलब वो दरवाजे में कुंडी वगैरह होते हैं वो लगवाएं। बाबू भैया कह रहे हैं चलो भाई ठीक है यार, उसमें दरवाजा भी ठीक सा नहीं है कि नहीं बात, स्टील स्टील मतलब टीन का दरवाजा सा लगा रखा है। तो बाबू भैया ने बढ़िया दरवाजा लगवा दिया, पेंट भी करवा दिया बढ़िया तरीके से, कुएं की मेंटेनेंस भी करवा दी, है ना, और भैया जहाँ खजाना है वहां पर कड़ी भी लगवा दी, राइट। ये सारे खर्चे किए। बाबू भैया कह रहे हैं भैया ये मुझे हर साल कुछ ना कुछ अपने मकान में खर्चा करना पड़ता है, तो भैया ये भी तो मेरा कैश आउटफ्लो है, ये सारा खर्चा भी तो मेरा क्या है, कैश आउटफ्लो है, कैश आउटफ्लो है सर ये खर्चा, राइट। तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं हाँ जी मैं समझ गया, कैश आउटफ्लो तो है यार, मान ली भैया, मान ली बात, है कि नहीं बात। शाम का कमरा मेंटेन करना है, इधर की चीजें मेंटेन करनी है, कैश आउटफ्लो इज एक्सपेंस। तो फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं बताओ भैया कितना खर्चा हुआ। बाबू भैया कितना बताएंगे, लोग कह रहे हैं बिल लेके आओ तो नकली बिल बनवाएंगे, कितना बताएंगे, ज्यादा या कम सर? ज्यादा बताएंगे, ज्यादा। बाबू भैया बताएंगे जितना मैक्सिमम बता सकते हैं। क्यों सर? जितना मैक्सिमम मैं बताऊंगा उतना मेरा कैश इनफ्लो। मान लो भैया 3000 रुपए बोला बाबू भैया ने, तेरे को 3000 रुपए किराया देना पड़ेगा रे, और बाबू भैया कह रहे हैं उसमें से 2000 रुपए तो मेरे मेंटेनेंस में हो जाते हैं, कुएं की मेंटेनेंस करनी पड़ती है, कड़ी लगवा दी मैंने, चांदी की कड़ी लगवाई जी, मैंने खजाना है ना वहां अंदर, इसलिए चांदी की कड़ी लगवाई है, सोने की कड़ी लगवाई है कि नहीं बात। और घर को पूरा मेंटेन किया, 2000 खर्चा होगा, मैं तो 1000 रुपए लूंगा, 1000 रुपए ही मेरी इनकम बनेगी। बाबू भैया अगले महीने कह रहे हैं 3000 रुपए किराया था, अगले महीने मैंने 3000 रुपए खर्चा कर दिया, इस बार मेरी हाउस प्रॉपर्टी की, है ना, महीने की इनकम ले लूंगी, ठीक है। कैश इनफ्लो में से कैश आउटफ्लो घटा दिए, तो भैया इस तरीके से। अब भैया फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं भाई ये बढ़िया बात है, किराया इतना आ रहा, खर्चा जानबूझ के ज्यादा दिखाए जा रहे हो, अब बाबू भैया एक अकेले इंसान होते तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके यहाँ पर इनकम टैक्स ऑफिसर भेज के ऑडिट करा लेते, चेक करा लेते, भैया ऑडिट करो हाउस प्रॉपर्टी का। ऑडिट समझ रहे हो ना, चेकिंग। इनकम टैक्स विभाग की तरीके से चेकिंग की जाएगी कि तुमने वैल्यू सही दिखाई है या गलत दिखाई है, उसके सबूत लाओ, बिल लाओ। अगर बाबू भैया पूरे इंडिया में अकेले इंसान होते, मान लो 130 करोड़ की जनसंख्या में से, 130 करोड़ की जनसंख्या में से मात्र 10% मान लेते हैं, चलो ठीक है, चलो 1% ही मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़, है ना, 10%, 1% से भी कम, 1 करोड़ लोग मकान के मालिक हैं जिन्होंने अपना घर रेंट पे दे रखा है। 1 करोड़ लोगों ने हाउस ऑन रेंट कर रखा है, राइट। अब 1 करोड़ लोग किराया ले रहे हैं, बाबू भैया उसमें इंक्लूड है, 1 करोड़ लोग किराया ले रहे हैं जी, है ना, बढ़िया तरीके से किराया ले रहे हैं, रेंट रिसीव कर रहे हैं। ये हो गया उनका कैश इनफ्लो। जब कैश आउटफ्लो की बात आती है तो रिपेयर का, पेंट का, मेंटेनेंस का, कुएं का, कड़ी लगाने का, खजाने का, इन सब का खर्चा वो कह देते हैं कि भैया जितना हमारा किराया मान लो 10,000 रुपए, हम तो इतना ही क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं
उस मकान के ऊपर जिसमें किराएदार रह रहा है। या मान लो कोई है ना ज्यादा ईमानदार तो कहता है भैया मैं तो 6,000 रुपए खर्च कर दूंगा, राइट। सब ज्यादा बताएंगे ताकि नेट इनकम जो कैश आउटफ्लो माइनस कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो करके जो फाइनल प्रॉफिट आएगा, जो इनकम आएगी वो कम हो, और वो कम होगी तो टैक्स भी क्या होगा, कम होगा। पकड़े हो कि नहीं पकड़े हो? सर बिल्कुल पकड़ लिए हैं, बहुत मजा ही आ गया समझ के कि जानबूझ के अगर खर्चे ज्यादा दिखाएंगे तो इनकम कम आएगी, इनकम कम आएगी तो टैक्स कम जाएगा। और अब अगर सबके सब ऐसा करने लगे तो 1 करोड़ लोगों की चेकिंग, 1 करोड़ लोगों का ऑडिट कैसे पॉसिबल होगा ये बताओ एक ही साल में। 1 करोड़ रुपए तो 1 करोड़ लोग तो मैं मिनिमम वैल्यू ले रहा हूँ 130 करोड़ की जनसंख्या में से, कैसे चेकिंग होगी मुन्ना, राइट। और अगर चेकिंग करवाने भी लग गए तो एक साल में 1 करोड़ लोगों की चेकिंग करने के लिए मरे से 1000 लोगों की एम्प्लॉयमेंट तो करनी पड़ेगी, 1000 लोग तो इसी काम के रखने पड़ेंगे, जाओ चेक करो, जाओ चेक करो, जाओ चेक करो। अब 1000 लोगों का ट्रैवलिंग का खर्चा, 1000 लोगों के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सैलरी का, सैलरी भी तो दोगे, तो पता लगा चेकिंग करके इसके ऊपर टैक्स इतना वसूल नहीं पाए जितना 1000-2000 लोगों की सैलरी बोनस ये सब मिला के खर्चा हो गया। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नाम चेकिंग कराने के लिए नए एम्प्लॉय रखना बिल्कुल बेकार है। एक बढ़िया जुगाड़ निकालते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर का अपना पुराना जुगाड़ है, उन्होंने बोला भैया काम करते चेकिंग वगैरह तो हो ना पाएगी भैया, है कि नहीं बात। इससे उन्होंने कहा जहां डेटा बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा होता है, जैसे 1 करोड़ लोग एक साथ ये कह देंगे साल भर में हमने तो खर्चे बहुत ज्यादा कर दिए, जहां डेटा बहुत ज्यादा होता है क्या करते हैं वहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, फाइनेंस मिनिस्टर वहां पे लिमिट लगा देते हैं, लिमिट। तो वहां पे वो लिमिट लगा देते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि चाहे रिपेयर कर लो, कोई इंश्योरेंस करा लो, कोई मेंटेनेंस करा लो, है ना, कुएं खजाना कहीं का भी तुम है ना कड़ी लगवा दो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं तुम्हें डिडक्शन दूंगा इन सब की 30% ऑफ एनएवी। कितनी डिडक्शन मिलेगी सर? 30% ऑफ एनएवी। इसका मतलब क्या है, जो हम फॉर्मेट में डिडक्शन पढ़ते हैं 30% ऑफ एनएवी, 30% ऑफ एनएवी, ठीक है, वो इन सब के लिए दी जाती है, रिपेयर, मेंटेनेंस, कुआं, है ना, एटसेट्रा, इन सब के लिए। इसका मतलब अगर आप 30% ऑफ एनएवी डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं देन सुन, अब लिख लेना राज की बात बताइए, राज की बात लिख के, तो क्या होगा सर, तो क्या होगा, देन 30% तो एनएवी क्लेम करनी है, देन एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ हाउस, पेंट, है ना, रिपेयर वगैरह जो है एटसेट्रा, जो बाबू भैया कर रहे हैं कड़ी वगैरह के खर्चे, शैल बी 100% इग्नोर। आप उन सब खर्चों को क्या मारे भैया, इग्नोर मारे, बिल्कुल उन पे ध्यान ना दें। यानी क्वेश्चन में लिखे मिलेंगे सारे खर्चे, ठीक है मुन्ना मुन्नियो, क्वेश्चन में लिखे मिलेंगे सारे खर्चे, इन सब खर्चों को क्या करना है सर, हमें इग्नोर करके चलना है, उनको छोड़ देना है, क्योंकि हम 30% फ्लैट डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं। कहां पर सर, यहां पर अपने फॉर्मेट पर। तो हम यहाँ फॉर्मेट पर जब फ्लैट 30% डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो ये सारे रिपेयर, पेंट, मेंटेनेंस सारे खर्चे क्या करने हैं सर, इग्नोर करने हैं, बिकॉज 30% डिडक्शन इन्हीं के लिए दी गई है। सर ये डिडक्शन ज्यादा है या कम है? प्रैक्टिकली सोचो, देखो एक डिडक्शन जो 30% दी गई है, सर ये ज्यादा है या कम है? सर ये कम लग रही है ना, कम लग रही होगी ना तुम्हें। अब सुनो ध्यान से, एक किराए के मकान पे जाना है कि नहीं बात, मान लो किराया है उसका, ठीक है, राइट, 15,000 रुपए, मान लो चलो 10,000 रुपए, है ना, पूरे साल का 1,20,000 रुपए किराया। मकान मालिक कह रहा है भाई पेंट करा दिया मैंने एक बार, ठीक है, अब अगले 3-4 साल तो पेंट की बोलियो मत मुझसे, ठीक है ना, और ये फर्श मेरी वजह से टूटा है ना, तूने कुछ गिराया उसकी वजह से टूटा होगा, है कि नहीं बात। तो प्रैक्टिकली भैया मकान मालिक किराएदार के ऊपर ही सारा बोझ थोपते हैं कि भैया मैंने फर्श नहीं तोड़ा, ये पेंट मैंने पिछले साल कराया था, जल्दी कैसे खराब कर रहे हो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है इसकी, है कि नहीं बात। तो मकान मालिक अपना पल्ला झाड़ लेता है, कहता भैया मैं खर्च नहीं करने वाला। और 1,20,000 अगर उसे किराया मिल भी रहा है तो भैया 1,20,000 का 30% बैठता है 36,000, यानी कि 36,000 रुपए साल के, 36,000 रुपए साल के। भैया मकान मालिक को बहुत ज्यादा लगते हैं 36,000 रुपए साल के वो खर्च कर रहा हो आपके मकान के ऊपर,
ना मुन्ना ना, कभी नहीं कर रहा हूँ। 3600 रुपए खर्च कर देना, 36,000 तो बहुत दूर की बात है मुन्ना। अगर वो 3600 रुपए भी खर्च करते साल के, तो ये बहुत 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 बड़ी बात मानी जाती है मुन्ना, बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो 36,000 रुपए हर साल, 36 साल 36 साल। सर अगर प्रैक्टिकली कोई मकान मालिक 30% का खर्चा कर ही नहीं रहा, प्रैक्टिकली कोई मकान मालिक 30% का खर्चा कर ही नहीं रहा, और सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि सर वो मान लो 10% ही खर्च कर रहा है, ठीक है, मान लो 10%, 1,20,000 का, वो कह रहा है कि भैया मैं तो सबूत दे दूंगा, मैं तो हाँ जी 10% ही खर्च कर रहा हूँ, 12,000 रुपये खर्च कर रहा है। अब चाहे इनकम, सुनना ध्यान से, सॉरी, चाहे खर्चा 30% से ज्यादा हो, किसी मकान मालिक का दिल बहुत बड़ा हो, बाबू भैया का दिल बहुत बड़ा हो, उन्होंने क्या किया, 36,000 की जगह 50,000 खर्च कर दिया उस मकान के ऊपर, है ना। या फिर खर्चा 30% से बहुत कम हो, बहुत ज्यादा कम हो, बहुत ज्यादा कम हो, 12,000, 10,000, 2-4 हजार ही खर्च किए हो बस, वो पुताई वाली पुताई आती है ना, छुटती रहती है कि नहीं बात, वैसे से, है ना, पानी लगवा दिया बस। चाहे कितना ही खर्चा किया हो, फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की नहीं सुनता, है कि नहीं बात। यानी कि एक बार फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो कमिटमेंट कर दी, फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनेंगे। उन्होंने एक बार कमिटमेंट कर दी कि मुन्ना 30% ऑफ एनएवी रिडक्शन मिलेगी, तो भैया 30% ऑफ एनएवी रिडक्शन मिलेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल अमाउंट। तो 30% ऑफ एनएवी स्टैंडर्ड इज फ्लैट एंड फिक्स्ड। क्या लिखोगे सर, ये 30% ऑफ एनएवी क्या है सर, 30% ऑफ एनएवी एकदम फिक्स है, फिक्स, खर्चा कम हो ज्यादा हो, फिक्स बोले तो फिक्स हो गया अब ये, है ना। एनएवी अगर है तो खर्चा फिक्स है 30% ऑफ एनएवी। आप मकान मालिक खर्चा कम कर रहा हो, मकान मालिक खर्चा ज्यादा कर रहा हो, इसका हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है। लेकिन अगर यहाँ पर एनएवी, ठीक है ना, चलो इस साइड लिख लेते हैं, वो सेल्फ ऑक्युपाइड होगा। मान लो अगर यहाँ पर एनएवी नेगेटिव आ जाए, समझ रहे हो मुन्ना, हो सकता है, पिछले लेक्चर में क्वेश्चन हमने सीखे थे सर एनएवी नेगेटिव हो सकती है, जी हाँ हो सकती है। अगर यहाँ पर एनएवी नेगेटिव है, नेगेटिव, तो भैया 30% ऑफ एनएवी, तो 30% ऑफ एनएवी, 30% ऑफ एनएवी भी नेगेटिव कर दोगे क्या। मान लो नेगेटिव के 10,000 आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या माइनस के 3,000 कर दोगे क्या, तो भैया माइनस के 10, माइनस के 13,000, और भैया फिर आंसर आएगा आपका कितना, आंसर आएगा आपका माइनस के 13,000, और माइनस के 13,000 क्या कर देना, किसी और हेड से एडजस्ट कर लेना, याद आएगा सेक्शन 71, है कि नहीं बात। तो उल्टा भैया एक काम करना, फाइनेंस मिनिस्टर से उल्टा पैसे मांग लेना, भैया पैसे मैं दूंगा नहीं आपको, टैक्स तुमसे वसूल दूंगा, रिफंड। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा ओ बेटा जी, ओ बाबू जी, किस्मत की हवा गर्म कर दूंगा मैं, है कि नहीं बात। तो मुन्ना सुनो, इसलिए लॉ में लिख दिया अगर आपकी एनएवी निल है, नेगेटिव है सॉरी, अगर आपकी एनएवी नेगेटिव है तो 30% ऑफ एनएवी, 30% ऑफ एनएवी निल लेनी है, नेगेटिव 3,000 मत ले लेना गलती से भी। यानी अगर आपकी एनएवी नेगेटिव 10,000 है, नेगेटिव अमाउंट आया, 30% ऑफ नेगेटिव 10,000 माइनस 3,000 मत ले लेना। इफ एनएवी इज नेगेटिव, क्या लिखोगे जल्दी लिख लो, इफ एनएवी इज नेगेटिव देन 30% इज, ये 30% शैल बी निल। तो अगला राज के बाद लिखेंगे इफ, ये एमसीक्यू वगैरह में आ जाता मुन्ना मुन्नी हो, समझे कि नहीं, एक एक को चुन चुन के समझा दूंगा मैं। इफ एनएवी, अगर हमारी एनएवी ही क्या है, नेगेटिव है, देन 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन शैल बी निल, हमें वो निल लेनी है, निल लेनी है। नेगेटिव एनएवी में 30% नेगेटिव नहीं लेना, निल लेना है। पॉजिटिव 30% पॉजिटिव आएगी, उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी। तो दोस्तों ये सारे खर्चे जो हमने पढ़े, लेकिन इससे पहले हमने एक जबरदस्त चीज भी पढ़ी थी, फैसिलिटी। याद आ गया हो, कंपोजिट रेंट के साथ मैंने आपको पढ़ाई थी फैसिलिटीज, भैया साथ में बिजली पानी लिफ्ट ये भी मिल रहा है। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो मजा आएगा, दिमाग में फिट हो जाएगी बात। अगर मुन्ना रिपेयर, कलेक्शन चार्ज, इंश्योरेंस, ये सारे एक्सपेंसेस हैं, तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा, दीज एक्सपेंसेस शैल बी इग्नोर, इन एक्सपेंसेस को इग्नोर करना है। हाउस प्रॉपर्टी क्वेश्चन में या इनकम टैक्स में कहीं भी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, एज दे ऑल आर कवर्ड। कहां कवर्ड हो चुके हैं ये, एज दे ऑल आर कवर्ड इन 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन।
ये 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन में कवर किए जा चुके हैं। बोलो सर मजा ही आ गया, मजा ही आ गया सर। अगर फैसिलिटी है फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, तो मुन्ना ये फैसिलिटी कहाँ जाती है? अगर आपका बिजनेस है तो फैसिलिटी कहाँ चली जाएगी? सबकी सब पीजी में चली जाएगी, वरना अदर सोर्स में जाएगी। ये आप सीख चुके हैं। हमें हाउस प्रॉपर्टी में क्या करना है? हमें हाउस प्रॉपर्टी में क्या ट्रीटमेंट करना है? इन हाउस प्रॉपर्टी इन सारी फैसिलिटीज को आपने एक्चुअल रेंट में चार्ज किया होगा। आपने कहा होगा भैया अपने किराएदार से, भाई देख एक्चुअल रेंट है 20,000 रुपए, एक्चुअल रेंट है मुन्ना 20,000 रुपए, जिसमें तुझे फर्नीचर भी मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, पानी मिल रहा है, लिफ्ट मिल रही है, टेंशन की कोई बात नहीं, राइट? आपने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हाउस प्रॉपर्टी में फैसिलिटी टैक्सेबल होती नहीं, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में तो सिर्फ बिल्डिंग का रेंट आता है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, तो भैया हाउस प्रॉपर्टी में क्या ट्रीटमेंट करेंगे? दीज फैसिलिटीज वैल्यू शैल बी डिडक्टेड बोले तो लेस, शैल बी डिडक्टेड या शैल बी लेस करेंगे फ्रॉम एक्चुअल रेंट में से इसे घटाएंगे। ये खतरनाक बात मुन्ना याद रखेंगे। दिस फैसिलिटीज शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम एक्चुअल रेंट में से घटा दी जाएगी मुन्ना। यानी 20,000 रुपए में अगर इन फैसिलिटीज को है ना बता दिया गया है कि भैया ये 8,000 की फैसिलिटी है, तो 8,000 रुपए घटा देंगे, राइट? और आपका एक्चुअल रेंट कितना आएगा? सर मेरा एक्चुअल रेंट बैठेगा 12,000 रुपए। मेरे दोस्तों बात समझ आ चुकी होगी, खेल भी समझ चुके होंगे कि एक्सपेंस क्या करना है, इग्नोर मारना है, क्योंकि वो 30% में सब कवर है। फैसिलिटीज मेरे इस हेड की इनकम बनेगी नहीं, वो अदर सोर्स में जाएगी, इसलिए एक्चुअल रेंट में से वो सारी फैसिलिटीज घटा देंगे। झटपट नोट कर ही लिया होगा आपने, ठीक है सर? बात समझ में आ चुकी है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ चुके हैं सर क्या खेल है। अब सर अगर आगे बढ़े तो सेक्शन 24 में अब हम पहुंच जाते हैं 30% के बाद इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन। हाँ सर इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन यानी कि आपने क्या किया है, होम लोन अप्लाई कर दिया और घर के लिए क्या इकट्ठा कर लिया सर? लोन इकट्ठा कर लिया, जिसके ऊपर ब्याज देना पड़ेगा। ऐसे ही होम लोन आजकल हर बैंक से मिल रहा है। कोई बैंक कहता है भैया होम लोन ले लो और घर अपना ही बनाओ, किराए पे मत रहो। तो भैया बैंक वाले बिल्कुल कूद के आपके है ना चरणों में होम लोन देने के लिए तैयार है, ठीक है? इजी EMI, इजी प्रोसेस, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो आपने कहा भैया ऐसा करते हैं, अपना घर बना ही लेते हैं, एक महल और सपनों का बना ही लेते हैं। अब उसके ऊपर ब्याज जा रहा है मुन्ना, प्रिंसिपल जा रहा है, होम लोन का प्रिंसिपल जा रहा है, कहाँ जाएगा? 80C सर। होम लोन का प्रिंसिपल जा रहा है, कहाँ जा रहा है? 80C। होम लोन का प्रिंसिपल जा रहा है, कहाँ जा रहा है? 80C। याद आ गया होगा, 1.5 लाख के लिमिट के साथ। ब्याज कहाँ जाएगा? ब्याज जाएगा भैया सेक्शन 24 में। ये मैं 80C में भी पढ़ा चुका था, अब फिर से तुम इस बात को जान रहे हो, राइट? अब सुनना ध्यान से, अब मेरा एग्जाम में ईयर आ रहा है, ठीक है, अपना प्रीवियस ईयर। अपने प्रीवियस ईयर में फुल डिडक्शन मिलेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यानी कि आपने मान लो लोन लिया 10 लाख रुपए का, ठीक है ना? 10% ब्याज है, सहूलियत के लिए 10% ले लेते हैं। तो भैया हमने 1 लाख रुपए का ब्याज दे दिया, तो हमारा जो प्रीवियस ईयर चल रहा है उसमें पूरी 1 लाख की रिडक्शन मिलेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है सर? बात समझ में आ चुकी है सर? बात समझ में आ चुकी है। अब मान लो मैंने गाना गाया, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। क्या गाना गाया? एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। घर बनाऊंगा, खरीदूंगा नहीं मुन्ना, बनाऊंगा तेरे घर के सामने। तो मैंने उसके घर के सामने एक घर बनाया, कंस्ट्रक्शन किया। सुनना मुन्ना ध्यान से, कंस्ट्रक्शन मैंने शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल है ना,
बिल्कुल अपने ईयर में ही मान लो 1 अप्रैल राइट 2015 को कंस्ट्रक्शन शुरू किया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, हमारे प्रीवियस ईयर में वो कंस्ट्रक्शन पहुंच गया, मान लो हमारे प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रीवियस ईयर हो गया एग्जाम वाला, ठीक है ना, राइट। इसमें कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट बोलना, राइट, बिल्कुल ठीक है। दरवाजे पर रिबन बांधा मैंने, लोटा रखा, ठीक है, लोटे पे लात मारी, चावल उड़ते हुए गए, यानी इसको हमने बोला गृह प्रवेश। तो भैया कंस्ट्रक्शन अपने ही साल में कंप्लीट हुआ, तो भैया गृह प्रवेश हमने पार्टी रखी गृह प्रवेश की। गृह प्रवेश को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मुन्ना मुन्नियो? सर गृह प्रवेश को बोलते हैं इंग्लिश में हाउस वार्मिंग, है ना। तो हाउस वार्मिंग हमने यहाँ पर रखी, हिंदी में बोलेंगे मजा नहीं आता, अंग्रेजी में गृह प्रवेश की पार्टी रखी। गृह प्रवेश की पार्टी पर मैंने जिस बैंक से लोन लिया था, है ना, जिस बैंक से लोन लिया था, बैंक के मैनेजर को भी बुलाया। बैंक मैनेजर आया, उसे मैंने खूब ठूस ठूस के खाना खिलाया। सर अरे खाओ सर, आपकी वजह से घर बना, आपने बैंक से लोन लिया है सर, ठीक है। बैंक मैनेजर आया, बैंक मैनेजर ने कहा सर लोन कितना था, 10 लाख का, 10% ब्याज था हर साल का, कुछ नहीं चुकाया तो 1 लाख का ब्याज बनता है। तो बैंक मैनेजर ने कहा सर आपका इस साल का 1 लाख का ब्याज है। आपने कहा हाँ सर मैं जानता हूँ 1 लाख का ब्याज, अब घर बन ही चुका है, अब मैं उसे मैं खुद रहूं तो भी मैं इंटरेस्ट की घटा सकता हूँ, मैं उसे किराए पे भी दे दूं तो भी मुझे इंटरेस्ट घटाया जाएगा, राइट। 1 लाख का तो भैया अपने प्रीवियस ईयर का क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया अपने प्रीवियस ईयर का। अब मुन्ना सुनो ध्यान से, अब मैंने बैंक मैनेजर साहब को रसगुल्ला मुंह में डालते हुए, गुलाब जामुन मुंह में डालते हुए, हलवा गाजर का और हलवा मूंग की दाल का मुंह में ठूसते हुए एक बहुत ही प्यार भरी बात की। मैंने कहा मैनेजर साहब ये जो समय था ना, ये जो समय जब से मैंने 5/2015 से लोन लिया और अपने प्रीवियस ईयर तक का ये जो समय था, है ना, इसमें भी तो लोन चल ही रहा है, इसमें भी तो लोन चल रहा है सर, इसमें भी तो लोन चल रहा है। बैंक मैनेजर साहब कह रहे हैं हाँ जी इसमें लोन चल रहा है, ठीक है। तो क्या इसका ब्याज, इसका इंटरेस्ट, क्या सर इसका इंटरेस्ट, है ना, जो भी बनता है सालाना, वो सर प्लीज आप माफ कर देंगे सर, प्लीज 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 माफ कर दो सर, माफ कर दो, एग्जेम्प्ट कर दो, माफी दे दो प्लीज सर, प्लीज माफ कर दो। रसगुल्लों की कसम है, आपको गुलाब जामुन की कसम है सर, आपको मूंग की दाल के हलवे की कसम है सर, मैं बैंक मैनेजर साहब माफ कर दो। बैंक मैनेजर साहब सारा बोल देंगे बात, भैया माफ कर दो, ऊपर से नौकरी चली जाएगी मेरी, माफ कैसे कर दो सर इसलिए माफ कर दो, बहुत ही जेन्युइन बता रहा हूँ, इसलिए माफ कर दो क्योंकि जब मेरा घर इस समय पर बन के तैयार ही नहीं हुआ, क्योंकि घर तो बना है कब, घर तो बना है हमारा अपने प्रीवियस ईयर में सर, घर तो अपने प्रीवियस ईयर में बन के तैयार हुआ है, जब पिछले समय में घर बन के तैयार ही नहीं हुआ। तो ब्याज दिए जा रहा हूँ सर पे, बोझ ब्याज का बढ़े जा रहा है। बच्चे के जान लोगों का घर बन के तैयार होगा खूबसूरत सा, गृह प्रवेश आपको मैंने कराया है, एक ही बार मिठाइयाँ खिलाई हैं, इसे रेंट पे दूंगा। जब घर बन के तैयार हो अपने प्रीवियस ईयर में, तभी तो ये रेंट पर चढ़ेगा। जब ये रेंट पर चढ़ेगा सर, तो शाम जैसा किराएदार आएगा, जिससे मैं कहूंगा भैया तेरा इतना किराया है, और वो मुझे किराया देगा, तो मेरा कैश इनफ्लो आएगा, और जो मेरा कैश इनफ्लो आएगा उसमें से ही मैं ये इंटरेस्ट का अमाउंट घटाऊंगा, तभी तो मेरी गाड़ी बढ़ेगी। कैश इनफ्लो यानी जीएवी माइनस एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट घटाऊंगा डिडक्शन में जाके, तभी तो मैं अमाउंट पॉजिटिव में आएगा, तभी तो मेरी गाड़ी आगे बढ़ेगी। इस पीरियड के दौरान जब मेरा घर बन रहा था और तब लोन भी चल रहा था, इस पीरियड के दौरान क्योंकि घर बन के तैयार ही नहीं हुआ, तो कोई रेंट भी नहीं गया होगा, और मतलब किराए पे भी नहीं चढ़ा होगा, कोई किराए पे नहीं चढ़ा होगा तो कोई रेंट नहीं आया, तो कोई रेंट नहीं आया, सिर्फ ब्याज ही ब्याज देता चला जाऊं, सर तो बड़ी नाइंसाफी है सर। अब तुम बताओ बैंक लोन माफ कर देगा? इतनी दर्द भरी कहानी सुन के, दर्द भरा सीने में कि रोने को जी करता, दर्द भरा इतना कि सीने में कि रोने को जी करता, तो बताओ बैंक ब्याज माफ कर देगा? बैंक का मैनेजर, है ना, बिना उल्टी किए, है ना, हलवा पूड़ी और ये सब खा पी के भग लिया वो तो घर,
कह रहा भैया ये उसूलों के खिलाफ है, ब्याज कभी कभी माफ नहीं हो सकता, इंटरेस्ट तो उस समय का भी देना पड़ेगा, है ना, इंटरेस्ट तो उस समय का भी देना पड़ेगा जब घर बन के तैयार नहीं हुआ था, घर प्रोसेस में चल रहा था, तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। अब बताओ, क्या तुम बैंक मैनेजर साहब की बात पर सहमत हो कि नहीं? इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया? हाँ सर, हम भी सहमत है, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। सर इंटरेस्ट जो देना पड़ेगा वो किस समय का है? किस समय का है मुन्ना, किस समय का है? इंटरेस्ट जो देना पड़ेगा सर वो उस समय का है जिस समय मेरा घर बन के तैयार भी नहीं हुआ था। घर तो बन के तैयार हुआ अपने प्रीवियस ईयर में, राइट, अपने प्रीवियस ईयर में। तो सुनना ध्यान से, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने फिर इनको क्या संज्ञा दी? उन्होंने कहा भाई एक काम करते हैं, पहले दोनों को ना अलग अलग कर लेते हैं ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो बाद में। अलग अलग कर लो मुन्ना। सर कैसे? ये भैया ये जो लाइन खींची है बिल्कुल लक्ष्मण रेखा की तरह, ये जो लक्ष्मण रेखा खींच दी है ना, ये तो बन गया अपना प्रीवियस ईयर। ठीक है मुन्ना, ये क्या है सर? ये है अपना प्रीवियस ईयर, ये है अपना प्रीवियस ईयर। अपने प्रीवियस ईयर में आप बैंक को जो भी ब्याज दोगे, अपने प्रीवियस ईयर में आप बैंक को जो भी ब्याज दोगे, ठीक है, उस ब्याज को हम बोलेंगे करंट ईयर इंटरेस्ट। करंट ईयर इंटरेस्ट है ना कि नहीं बात? यानी करंट ईयर जो हमारा प्रीवियस ईयर चल रहा है उसको समझने के लिए लिख लेते हैं प्रीवियस ईयर यानी करंट ईयर का इंटरेस्ट, जिसके हमें एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने। तो ये तो हो गया मुन्ना करंट ईयर इंटरेस्ट। और जो पिछले सालों का ब्याज है जिसमें घर बन के तैयार नहीं हुआ था, आपने लोन ले लिया था, आपने मुन्ना लोन ले लिया था, आपने लोन ले लिया था, आपने लोन ले लिया था, लेकिन घर अभी बन के तैयार नहीं हुआ था, प्रोसेस में चल रहा था, घर बन के तैयार नहीं हुआ था, प्रोसेस में चल रहा था। इसको प्यार से क्या नाम दिया? बिल्कुल बहुत ही सिंपल नाम दिया, जैसा काम बिल्कुल वैसा नाम। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बोला इसको हम नाम देंगे आज के बाद, इस प्यार को क्या नाम दी? इस प्यार को उन्होंने नाम दिया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। सर इस प्यार को नाम दिया गया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बोले तो हिंदी में सुनो मुन्ना, कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ? कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ मुन्ना? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ हमारे अपने प्रीवियस ईयर में, हमारे अपने प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। तो कंस्ट्रक्शन जब कंप्लीट हुआ अपने प्रीवियस ईयर में, तो उसका पिछले वाला जो समय होगा, उससे पिछले वाला जो समय होगा, उससे पिछले वाला जो समय होगा, वो समय ही क्या कहलाया जाएगा? कंस्ट्रक्शन से पहले का समय, यानी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बोले तो कंस्ट्रक्शन से, कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन से, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट से पहले वाला समय, पहले का समय, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट से पहले का समय। तो ये होता है हमारा प्री 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 कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब बैंक में अगली बात, बैंक मैनेजर साहब तो भगलिए घर। बैंक मैनेजर साहब कह रहे हैं भैया मेरी इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि मैं तुम्हारा इंटरेस्ट माफ कर दूं, ये तो बैंकिंग के रूल है भैया, मेरी नौकरी हाथ से चलेगी, मेरी नौकरी हाथ से चलेगी भैया, मेरे मुंह जाने कड़े, मेरे मुंह से निकले, क्या मुंह जाने कड़े, बैंक की नौकरी हाथ से चली जाएगी भैया, मैं आज के बाद किसी के गृह प्रवेश में नहीं जाऊंगा। तो भैया तुम पहुंचे कहाँ? संसद भवन। ठीक है, संसद भवन में तुमने एक बात बोली कि भैया ये बात हमने लॉ में पढ़ ली, करंट ईयर का इंटरेस्ट, करंट ईयर का इंटरेस्ट सेक्शन 24 में लेस हो जाएगा, सेक्शन 24 में लेस होगा। ठीक है, एनएवी में से लेस कर देंगे, सेक्शन 24 आएगा, एनएवी में सेक्शन 24 डिडक्शन होगी, डिडक्शन में इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन की डिडक्शन मिलेगी, हम इस इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन को घटा देंगे, करंट ईयर का इंटरेस्ट जो भी हमारे प्रीवियस ईयर का वो घटा देंगे। लेकिन जो हमारा करंट ईयर चल रहा है उसके पिछले सालों में जो मैंने लोन ले लिया था, उसके पिछले सालों में जो मैंने लोन ले लिया है उसका ब्याज मैं बैंक मैनेजर को देता जा रहा हूँ, और बैंक मैनेजर से मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की थी, बैंक मैनेजर साहब मेरा लोन का इंटरेस्ट माफ कर दो। वो बिना इंटरेस्ट माफ किए भग लिए, वो तो बिना इंटरेस्ट माफ करते ही खाना पीना खा के निकल लिए वो तो घर, राइट, उन्होंने माफ नहीं किया। अब संसद भवन में आप खड़े हो, फाइनेंस मिनिस्टर के बिल्कुल सामने हाथ जोड़ के गड्ढा खोद लिया आपने कहा फाइनेंस मिनिस्टर साहब मैं गड्ढा खोद चुका हूँ और लेट चुका हूँ बढ़िया तरीके से। अब एक काम करो, लेट तो चुका हूँ, थोड़ी मिट्टी तो मैं अपने ऊपर डाल लेता हूँ। मिट्टी ली डाली,
थोड़ी मिट्टी तो अपने ऊपर डालो, थोड़ी आप डाल दो, मुझे दबा दो, है कि नहीं बात। मैं भैया नहीं झेल सकता इतना टैक्स दे के मेरी जिंदगी खराब हो चुकी है भैया। मेरी जिंदगी इतनी मेरे मेरे इतनी जिंदगी इतने खराब हो गई, मेरी जिंदगी इतने खराब हो गई। तो भैया फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा फिर गड्ढा कूद लिया भाई। ओ भाई ओ, है ना, वो छैनी खुरपी साथ लेके घूमते हो क्या, गड्ढा खोला मिट्टी डाल ली, अब क्या दिक्कत है। तो भैया बेचारे मासूम, है ना, एसएससी ने, ठीक है, जिन्होंने इतनी बढ़िया गृह प्रवेश की पार्टी रखी, उसने ये बोला फाइनेंस मिनिस्टर साहब आपने इसकी मेहरबानी कर दी कि सेक्शन 24 में जो मेरा करंट ईयर का ब्याज है वो मैं सेक्शन 24 में घटा दूंगा। जो मेरा करंट ईयर का ब्याज है जो मैंने बैंक को दिया, मैं बैंक से सर्टिफिकेट भी ले लूंगा, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, सर्टिफिकेट निकलवा लेना, हाँ जी इन्होंने इतना लोन लिया है और हमें इतना ब्याज दिया है। आपने इतनी मेहरबानी कर दी, एक छोटी सी मेहरबानी और कर दो सर, एक छोटी सी मेहरबानी और कर दो। फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला बोलो भैया बोलो, क्या मेहरबानी कर दें। ये जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट जो मैंने बैंक को दे दिया, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट, कंस्ट्रक्शन जब हुई मेरी कंप्लीट उससे पहले के समय का जो भी मैंने ब्याज दिया है ना बैंक को, इंटरेस्ट पे किया। सर आज के बाद जीवन में कुछ नहीं मांगूंगा, जीवन में आपसे जीवन में ऊपर वाले से भी कुछ नहीं मांगूंगा, बस एक ही चीज आपसे मांगता हूँ, है ना, फिर कुछ नहीं मांगूंगा। अभी इसकी भी रिडक्शन दे दी जाए सेक्शन 24 में, अगर ये भी घटा दिया जाए तो बहुत भला हो जाएगा। एनएबी आएगी, उसमें से ब्याज घटा देंगे, सारा ब्याज घटा देंगे, तो जो भी बचेगा उसके ऊपर टैक्स लेना, ईमानदारी से कभी बेईमानी नहीं करूंगा। इस साल का अगर आपने घटाने के लिए अलाउ कर दिया तो पिछले सालों का भी अलाउ कर देना चाचा, तारीख पे तारीख दिए जा रहे हो, अलाउ नहीं कर रहे। तो भैया फाइनेंस मिनिस्टर का दिल था, तो बताइए, बहुत बड़े दिल के आदमी हुआ है, बहुत बड़े दिल के इंसान है, उनका दिल पिघल गया भैया, दिल पिघल गया। उन्होंने क्या किया, तथास्तु, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, उन्होंने ऐसे बोल के तथास्तु बोल दिया और इस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट को भी अलाउड कर दिया, राइट। लेकिन क्या सर, लेकिन क्यों, लेकिन मुन्ना कोई भी चीज फाइनेंस मिनिस्टर देंगे तो यूं ही थोड़ी लॉलीपॉप की तरह दे देंगे, ये मुन्ना चूस लो लॉलीपॉप, ऐसे नहीं। उन्होंने कहा मुन्ना एक दो शर्तें माननी पड़ेंगी बढ़िया तरीके से। अब आप कह रहे हो एक दो क्या सर, हजारों जान ले लो मेरी, लेकिन अलाउ कर दो, मैं मान लूंगा, सारी शर्तें मान लूंगा, अच्छा सारी शर्तें मान लूंगा। तो उन्होंने कहा सबसे पहली शर्त, जो भी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आप ब्याज निकालेंगे, ब्याज बहुत सिंपल तरीके से निकलता है, समझाऊंगा। जो भी इंटरेस्ट आएगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का, उस इंटरेस्ट को सारा का सारा एक साथ घटाने नहीं दूंगा, है ना, फिक्स कर देता हूं 5 ईयर, उस इंटरेस्ट को फिक्स 5 साल में आपको दिया जाएगा, राइट। यानी जो इंटरेस्ट आया डिवाइड बाय 5 करना है, यानी हर साल आपको, है ना, छोटा 20% मिलेगा। जैसे कि सर मान लो मुन्ना मुन्नियो इंटरेस्ट आया 1 लाख का, जैसे हमारे इसमें पिछले 5 सालों का भी 1 लाख का आया, तो इसे डिवाइड बाय 5 साल करेंगे। 5 साल करेंगे तो भैया कितने सालों में जाएगा, 5 साल में। तो पहले ईयर में कितना मिलेगा सर, पहले ईयर में 20,000, फिर सेकेंड ईयर में 20,000, तीसरे में 20,000, चौथे में 20,000 और फिर 20,000, यानी कि ये 1 लाख रुपया आपको दिया जाएगा। ये 1 लाख रुपया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का है, यानी कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट से पहले के समय का है, आपको पूरा दिया जाएगा, पूरा घटाने का मौका मिलेगा, पर थोड़ा है कि नहीं बात, राइट। पहले ईयर में 20, फिर दूसरे में 20, तीसरे में 20, फिर चौथे में 20 और पांचवें 20, यानी 5 सालों में 20-20 हजार रुपए आपको घटाने के लिए मिलेंगे। तो टोटल कितने घटा दिए आपने सर, टोटल हमने घटा दिए सर 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए कुछ इस तरीके से आपको घटाए जाएंगे। मंजूर है कि नहीं, मंजूर हो तो बता। ऐसे नहीं बोला सर सब मंजूर है, कोई बात नहीं, मिल तो रहा है, चाहे थोड़ा 5 सालों में मिल रहा हो, मिल तो रही है, क्या दिक्कत है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर, मैं मंजूर है, मैं हर साल 20,000 प्री कंस्ट्रक्शन के पूरे 1 लाख रुपए 20-20 हजार करके 5 सालों में ले लूंगा, राइट। सतनी बात समझ में आ चुकी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है,
सर अभी भी कुछ रह गया। हाँ मुन्ना, सबसे बड़ा सवाल ये आया कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट किस साल से शुरू होगा। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट किस साल से शुरू होगा। तो सबसे पहली राज की बात समझ लो, जो मैं अब लिखवाने जा रहा हूं ना, वो डबल क्या, डबल ट्रिपल चौपल क्वांटागेन है ना, इतने डेंजर बना लो, राइट। डबल डेंजरस बात लिखवाने जा रहा हूं मैं तुम्हें, डबल डेंजरस बात। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट मुन्ना किस साल से शुरू होगा। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट क्या इसी साल से शुरू हो जाएगा देना। इस साल तो तुम ब्याज दे रहे हो जब तुम्हारा अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जब कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो तुमने मकान किराए पे नहीं दिया, मकान किराए पे नहीं दिया तो इंटरेस्ट की डिडक्शन कैसे मिल जाएगी। क्योंकि इंटरेस्ट की डिडक्शन के लिए मुझे क्या बनाना पड़ता है, फॉर्मेट। तो मुझे बताओ हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट किस साल बनेगा। हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट किस साल बनेगा, जो मैंने तुम्हें सिखाया, जीएवी, म्युनिसिपल टैक्स, फिर एनएवी, फिर डिडक्शन। तो भैया हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट, हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट यानी हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन किस साल से होती है। हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट, हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन किस साल से होती है, जिस साल गृह प्रवेश होता है, यानी जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है, जिस साल से कंस्ट्रक्शन पूरा होगा, जिस साल से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा। अब भैया जिस साल मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा, जिस साल मेरा गृह प्रवेश होगा, मकान बन के तैयार होगा, मैं गृह प्रवेश कर लूंगा, उसी साल से तो फॉर्मेट बनना तैयार होगा। मैंने भैया प्लॉट ले लिया, मैं घर बनवा रहा हूँ, एक दीवार खड़ी करी है, अभी एक दीवार खड़ी करी है ना, दो दीवारी खड़ी कर दी, चार दीवारी खड़ी कर दी, लेंटर डलने का टाइम आ रहा है, तो अभी तो लेंटर में डला, दीवारें ही खड़ी हो रही हैं, तब से रिडक्शन कैसे, तब से फॉर्मेट कैसे बना दूं। सर दीवार खड़ी हो गई, चार दीवारी खड़ी हो गई, लेंटर कल से डलेगा, लेंटर डलता है लड्डू मिलते हैं ना, तो लेंटर डलेगा लड्डू मिलेंगे, जैसे लड्डू मिलेंगे लड्डू बटेंगे। एक काम करेंगे, उसी साल से हम हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट बना लेंगे। तो भैया हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट जीएवी, एनएवी है ना, माइनस रिडक्शन, आंसर किस साल से शुरू होता है। हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट शुरू होता है जिस साल मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। यही बात, यही राज की बात है जो बच्चे एग्जाम में गलती कर देते हैं, गच्चा खा जाते हैं। यही तुम्हें लिखना है बहुत ध्यान से। इंटरेस्ट की डिडक्शन हिंदी में लिखवा रहा हूं, इसलिए बहुत 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 मतलब हर रोज ये रिपीट करना है। इंटरेस्ट की डिडक्शन और हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट है ना, इंटरेस्ट की डिडक्शन प्लस एचपी का फॉर्मेट, हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट ब्रैकेट में लिख देते हैं क्योंकि मेन बात इंटरेस्ट की रिलेट करते हैं। इंटरेस्ट की डिडक्शन, हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट, इंटरेस्ट डिडक्शन, हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट कब से शुरू होगा, गृह प्रवेश वाले ईयर से स्टार्ट होगा। गृह प्रवेश वाले ईयर से, गृह प्रवेश वाले ईयर से स्टार्ट होगा। यानी जिस ईयर में तुम्हारा गृह प्रवेश हुआ है, जिस ईयर में तुमने चावलों का लोटा लुढ़काया है और लात मार के उड़ाया है, यानी जिस ईयर में तुमने रिबन काटा है, घर के अंदर घुसे हो, हाउस वार्मिंग की है, गृह प्रवेश हुआ है, उसी ईयर से इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। उससे पहले इंटरेस्ट की डिडक्शन की बात मत कर लेना, इंटरेस्ट जोड़ते जाना लेकिन बात मत कर लेना। लिख लो बिल्कुल गोल्डन वर्ड्स के साथ, खतरनाक खतरा बना के, इंटरेस्ट की डिडक्शन गृह प्रवेश वाले ईयर से मिलेगी, इंटरेस्ट की डिडक्शन गृह प्रवेश वाले ईयर से मिलेगी, इंटरेस्ट की डिडक्शन गृह प्रवेश वाले ईयर से मिलेगी, इंटरेस्ट की डिडक्शन गृह प्रवेश वाले ईयर से मिलेगी। क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत करो, इंटरेस्ट की डिडक्शन गृह प्रवेश वाले ईयर से मिलेगी। बोलो लिख लिया सर? बिल्कुल लिख लिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं, याद भी कर लिया, ठीक है। अब आती बात सर प्री कंस्ट्रक्शन जो हमने सीखा, सर ये जो हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का है ना, ये चला आ रहा है, राइट, जो हमें पिछले 5 सालों में देना है, जो हमें नेक्स्ट 5 सालों में देना है, राइट। सर ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब इस कैलकुलेशन की भी डेंजरस, खतरनाक बात, डेंजरस बात आप लिखेंगे, राइट। इस कैलकुलेशन की भी डेंजर बात आप लिखेंगे, खतरा बना के। इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? पूरी की पूरी कैलकुलेशन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की जो मैं बात लिखवाने जा रहा हूँ आज की बात, इसके ऊपर डिपेंड है। ये याद हो गया और हर क्वेश्चन में मैं तुम्हें याद कराऊंगा भी, समझ लो। हाउस प्रॉपर्टी क्वेश्चन कहीं दिक्कत नहीं करेगा। 90% बच्चों को यही दिक्कत है, 90% बच्चों का यही एरर है कि वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालने में दिक्कत कर देते हैं और है ना नंबर कटवा लेते हैं। लेकिन तुम दिक्कत नहीं मानो, क्योंकि मैं ये बात तुम्हें हिंदी में अपने तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल स्वैग के साथ। देखो क्या लिखना है, हिंदी में लिखेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड,
प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड डेट ऑफ लोन से शुरू होगा, डेट ऑफ लोन से शुरू होगा, है ना। अभी लिखो बस, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड डेट ऑफ लोन से शुरू होगा और गृह प्रवेश के, अब जो लाइन लिखने जा रहा हूं वो बहुत खतरनाक है। गृह प्रवेश कभी भी हुआ, गृह प्रवेश के पहले वाले मार्च पे खत्म होगा, पहले वाले मार्च पे खत्म होगा, पहले वाले मार्च पे खत्म होगा। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड डेट ऑफ लोन से शुरू होगा और गृह प्रवेश के पहले वाले मार्च पर, यानी पहले वाले 31 मार्च पर एंड होगा, खत्म होगा। ये भैया GKPL कर ले, 100% एग्जाम में आता है, इसे इसलिए घोट के पी लेना, तगड़े तरीके से घोट के पी लेना। क्या सर घोट के पीना है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जिस दिन मैंने लोन लिया उस दिन से स्टार्ट होगा और जिस ईयर में मेरा गृह प्रवेश हुआ है, गृह प्रवेश बोले तो जिस दिन मैंने घर के अंदर हाउस कंप्लीट, जिस दिन मैंने घर कंप्लीट किया या मैंने घर परचेज किया है तभी गृह प्रवेश होगा ना। घर कंप्लीशन और परचेज के यानी गृह प्रवेश के जस्ट पहले वाला मार्च जो होगा, जस्ट पहले वाला मार्च जो होगा उस पे एंड होगा, राइट। जस्ट पहले वाले मार्च पे वो क्या हो जाएगा सर? एंड हो जाएगा सर। बोलो सर बात समझ में आ चुकी है? दोनों SMS बढ़िया तरीके से आप लिख चुके हो, ठीक है मुन्ना। अब सर अगर हमने ये बढ़िया तरीके से दोनों आज की बात, दोनों व्हाट्सएप मैसेज जो पूरी दुनिया में फैलाने हैं ये लिख चुके हैं सर, एक क्वेश्चन हो जाए तो बात जम जाए, राइट। अब सुनना ध्यान से, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, फिर अगले क्वेश्चन को तुम ध्यान से करोगे तो कभी गलती नहीं होगी, मजा ही आने वाला है। वही क्वेश्चन करते हैं जो मैंने अभी हमने लिया कि भैया 1 अप्रैल 2015 को लोन लिया सर 10 लाख रुपए का @10% ब्याज, राइट। अब हमारे एग्जाम में, हमारे प्रीवियस ईयर में, ठीक है ना, क्या हुआ? गृह प्रवेश हुआ, ठीक है जी, गृह प्रवेश हुआ। अब जब सर गृह प्रवेश हुआ तो मान लो गृह प्रवेश की डेट थी 28 सितंबर, ठीक है मुन्ना, समझ में आ गई बात, राइट। 28 सितंबर। अब क्वेश्चन में बस इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है, इतना लोन लिया गया, इस तारीख को लिया गया, इतने ब्याज पे लिया गया, इस समय गृह प्रवेश हुआ, यानी कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। कैलकुलेट इंटरेस्ट, छोटा छोटा मजेदार तरीके से लिखा है, कैलकुलेट इंटरेस्ट, ठीक है मुन्ना, ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है। सबसे पहले मैं ये वाला पोर्शन सॉल्व करूंगा। ये पोर्शन मेरा कौन सा है? करंट ईयर वाला पोर्शन आसान है, बिल्कुल सॉल्व करूंगा, ठीक है। गृह प्रवेश भले ही इस साल 28 सितंबर को हुआ हो, भैया लोन तो पूरे साल ही चला है। लोन तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चला है। जैसे 1 अप्रैल 2000 राइट 20 से 31 मार्च 2021 तक ही चला है, ठीक है। मतलब बात समझ में आ चुकी है सर? बात समझ में आ चुकी है। अब इस पीरियड के दौरान कितना ब्याज दोगे? सर पूरे 12 महीने सर पे उधारी रही है ना, सब कुछ भूल जाओ, सीधा अकाउंट्स पे पहुंचो, इसे अकाउंट्स पे करते हैं। पूरे 12 महीने सर पे उधार रहा, पूरे 12 महीने सर पे उधार रहा। बैंक वाले अंकल जी मुझसे कितना मांगेंगे? बैंक वाले अंकल जी कहेंगे मुन्ना 10 लाख की उधारी इंटू 10% का ब्याज, और पूरे 12 महीने की उधारी रही तो भैया तेरा बन गया 1 लाख रुपए, राइट। 1 लाख रुपए का तेरा ब्याज हो गया। तो 1 लाख रुपए का ब्याज तो हो गया, कब का? मेरे अपने प्रीवियस ईयर का, अपने करंट ईयर का, अपने प्रीवियस ईयर का, राइट। ये बहुत सिंपल, कोई टेंशन नहीं, समझ आएगा सर। अब आते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ठीक है। ये मेरा जो समय है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक तो मेरा अपना प्रीवियस ईयर हुआ। ये मेरा जो इससे पहले का समय, इसे हम क्या नाम देते हैं? इस प्यार को नाम देते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब भैया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जल्दी से वो बोलो,
राज की बात, बिना राज की बात करें कभी समझ में नहीं आएगी बात। सर अभी लिख रही, देख के बोलो, देख के बोलो, बुक निकालो, बुक निकालो, देख के बोलो। सब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड डेट ऑफ लोन से शुरू होता है, गृह प्रवेश के पहले वाले मार्च में खत्म होता है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड डेट ऑफ लोन से शुरू होता है, गृह प्रवेश के पहले वाले मार्च में खत्म होता है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड डेट ऑफ लोन से शुरू होता है, गृह प्रवेश के पहले वाले मार्च में खत्म होता है। सब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड डेट ऑफ लोन से शुरू होता है, गृह प्रवेश कब है सर? 28 सितंबर 2020। तो सर 28 सितंबर 2020 मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है, ठीक है। ओ सॉरी, गृह प्रवेश वाला दिन है, इससे पहले वाला मार्च। तो सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड डेट ऑफ लोन से शुरू होगा, गृह प्रवेश है 28 सितंबर 2020। तो 28 सितंबर से पहले वाला मार्च क्या होगा सर? 28 सितंबर से पहले वाला मार्च होगा 31 मार्च 2020। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड डेट ऑफ लोन से शुरू होता है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड डेट ऑफ लोन से शुरू होता है, गृह प्रवेश के पहले वाले मार्च में। गृह प्रवेश सितंबर 20 है तो पहले वाला मार्च 20 आएगा। ये मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है। बस दिमाग लगाने का ही नहीं है, दिमाग लगाने का नहीं है, बस इसी राज की बात पे फोकस करना है। सर डेट ऑफ लोन से शुरू हुआ, गृह प्रवेश के पहले वाले मार्च पे खत्म हुआ, ठीक है। महीने गिनने, महीने गिनो जल्दी। अप्रैल 15 से अप्रैल 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20, ठीक है मुन्ना? कैलकुलेटर ले लेते हैं, कितने महीने आ गए बताओ? राइट, 12, 15 से फिर से गिन लो, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5 साल। तो 12 इंटू 5, ये सर 60 महीने, 60 मंथ है कि नहीं बात? 60 मंथ की उधारी रही, राइट। अब 60 मंथ की उधारी रही तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने क्या बोला था? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जो भी होगा किससे डिवाइड करना है? जान चले जाए भूल मत जाना, 5 साल से डिवाइड करना है, राइट। तो पहले 60 मंथ की जो उधारी रही थी उसका ब्याज निकाल लेते हैं। सर कैसे? सर कैसे निकलेगा फॉर्मूला? सर 10 लाख रुपए इंटू 60 मंथ डिवाइड बाय 12 इंटू 10%, राइट। इसका मतलब क्या हुआ सर? डिवाइड बाय 12 क्यों भैया? ये 10% क्या है? 10% पर एनम है ना, पूरे 12 महीने का है ना, तो भैया डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा इसलिए। और 60 डिवाइड बाय 12 महीने। अब ये कितना आया सर? अब ये आया सर 10 लाख, है ना, इंटू 60 डिवाइड बाय 12, राइट, इंटू 10%। ये आ गया सर 5 लाख रुपए। तो पूरे पिछले 60 महीने का ब्याज मेरा कितना बैठा सर? ये बैठा सर मेरा 5 लाख रुपीज। अब 5 लाख रुपए की बात ध्यान रखना, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जो भी होता है हमेशा डिवाइड बाय 5 होता है, जो भी अमाउंट निकल के आएगा। तो 5 लाख रुपए डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो कितना आएगा सर? सर ये आ गया 1 लाख रुपए। यानी 1 लाख रुपया हर साल मिलेगा, हर साल। सर 5 साल तक जाएगा 1 लाख रुपए, यानी मुझे 5 लाख रुपए का ब्याज की रिडक्शन मिलेगी। मुझे ये 5 लाख रुपए की ब्याज की रिडक्शन मिलेगी। 60 महीने का ब्याज आया 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए के ब्याज की रिडक्शन मिलेगी, लेकिन डिवाइड बाय 5 करके, यानी हर साल 1-1 लाख। तो सर इसके ईयर कैसे लिखने? ईयर लिखने बहुत जरूरी है, इसलिए जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करो मुन्ना ईयर जरूर लिख लेना। सर पहला साल कौन सा होगा इसका बताओ? पहला साल कौन सा होगा? अभी SMS नंबर 1 यानी राज की बात नंबर 1, व्हाट्सएप नंबर 1 तुम्हें मैंने लिखवाया था, बताओ जल्दी। इंटरेस्ट की रिडक्शन किस साल से मिलनी शुरू होती है? सर पढ़ के बोलो सर। इंटरेस्ट की रिडक्शन गृह प्रवेश वाले ईयर से शुरू होती है। इंटरेस्ट की रिडक्शन गृह प्रवेश वाले ईयर से शुरू होती है। इंटरेस्ट की डिडक्शन गृह प्रवेश वाले ईयर से मिलती है, गृह प्रवेश वाले ईयर से मिलती है, गृह प्रवेश वाले ईयर से मिलती है। तो इंटरेस्ट की जो भी डिडक्शन होगी, ठीक है, वो किस साल से शुरू होगी? गृह प्रवेश वाले ईयर से। गृह प्रवेश वाला ईयर कौन सा है? गृह प्रवेश वाला ईयर कौन सा है? सर गृह प्रवेश वाला ईयर है 20-21 पहला साल, फिर 21-22 दूसरा साल, 22-23 तीसरा साल, 23-24 चौथा साल और 24-25। यानी कि ये 1-1 लाख रुपए इस तरीके से जाएंगे, 1 लाख यहाँ, 1 लाख यहाँ, 1 लाख यहाँ, 1 लाख यहाँ, 1 लाख यहाँ। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है? तो ये 5 लाख रुपए इस तरीके से 1 लाख करके जाएंगे। अब अपने ईयर कौन सा है?
अपने ईयर में 20-21 में करंट ईयर की तो ये इंटरेस्ट है और प्री का ये इंटरेस्ट है, इत्तेफाक से इसमें सेम आ रहा है। आपके क्वेश्चन में हमेशा अलग आएगा। तो मैं अपने एग्जाम में कैसे दिखाऊंगा मुन्ना, अपने एग्जाम में कैसे दिखाऊंगा? अब आप अपना जो फॉर्मेट बनाएंगे उसमें क्या आ रहा होगा सर? GAV माइनस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, NAV, फिर NAV में से क्या माइनस कर रहे होंगे? डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, पहली डिडक्शन 30% ऑफ NAV, और फिर जब मैं आऊंगा इंटरेस्ट पर, इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, तो अब मुझे दो बातें दिखानी पड़ेंगी। एक बात अपने प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट जो है मेरा 1 लाख रुपए, और दूसरा इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट जो भी अभी निकल के आया डिवाइड बाय 5 करके 1 लाख रुपए। किस ईयर में? 20-21 में। तो भैया चेक कर लो, ये 1 लाख किस ईयर में निकाला मैंने? सर ये 1 लाख मेरा था 20-21, है ना, गृह प्रवेश वाला ईयर 20-21। तो मुन्ना ये 1 लाख मेरे एग्जाम में 20-21 आ रहा है, तो ये 1 लाख 20-21 वाला होगा, ठीक है, राइट। और नीचे जो डिवाइड बाय 5 किया है इसमें भी 20-21 वाला ही ले लेना है, 20-21 वाला ही लेना है। तो मैंने 20-21 वाला प्रीवियस ईयर मेरा 1 लाख और 20-21 का ही प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड लिया, तो मेरा ब्याज आएगा यहाँ पर 2 लाख रुपए घटेंगे। और 2 लाख रुपए कैसे निकले सर? प्रीवियस ईयर में 1 और प्री का 1, ये आ गया मेरा 2 लाख रुपए का ब्याज घट के आंसर यहाँ निकलेगा फाइनल। तो मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी, राइट। ऐसे निकलता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। और सर अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के रूल लगते और मैं क्या निकलता? इंटरेस्ट कैलकुलेटेड और मैक्सिमम 2 लाख, विच एवर इज लेस। इंटरेस्ट कैलकुलेटेड में क्या आता है? इंटरेस्ट कैलकुलेटेड में अब आप समझ चुके हैं टोटल इंटरेस्ट प्री प्लस फिक्स पीरियड का इंटरेस्ट। जो हमारा फिक्स पीरियड कौन सा है? प्रीवियस ईयर का। तो प्री प्लस प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट और 2 लाख, विच एवर इज लेस करके जो वैल्यू आएगी वो हम सेल्फ ऑक्यूपाइड में डालेंगे। और अगर लेट आउट है तो फिर तो कोई लिमिट है ही नहीं। तो मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी है कैसे कैलकुलेट करना है। अब जैसे मैंने वो भी पिछला क्वेश्चन आपको कराया, एग्जाम्पल कराया, बिल्कुल डिट्टो वैसे ही क्वेश्चन है। इनको ध्यान से आप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इनका सॉल्यूशन दूंगा, फिर देखते हैं क्या आपने गुल खिलाए हैं, क्या आप वाकई में इस मजेदार कॉन्सेप्ट को समझे नहीं समझे, जिसे पूरे इंडिया के बच्चे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट मानते हैं इनकम टैक्स का। उम्मीद है आपको बात समझ में आ चुकी होगी। इससे 2 मंत्र याद रखने हैं। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड डेट ऑफ लोन से शुरू होता है, गृह प्रवेश के पहले वाले मार्च में खत्म होता है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड डेट ऑफ लोन से शुरू होता है, गृह प्रवेश के पहले वाले मार्च में खत्म होता है। दूसरा, इंटरेस्ट की रिडक्शन गृह प्रवेश वाले ईयर से स्टार्ट होती है, इंटरेस्ट की रिडक्शन गृह प्रवेश वाले ईयर से शुरू होती है। कभी गलती नहीं होगी, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो चलिए मिलूंगा लेक्चर में, क्वेश्चन करके रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।